आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं कि एक अच्छा समाज आखिर बनता कैसे है। बिल्कुल। क्या व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बस और ज्यादा सख्त कानूनों की जरूरत होती है, या फिर केवल इंसान की नैतिकता से काम चल सकता है? और एक अच्छे शासक में क्या होना चाहिए? शक्ति या फिर एक मजबूत चरित्र? और इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज का ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है ना, तो सिर्फ कानून के बल पर उसे ज्यादा दिन तक नहीं बचाया जा सकता। सही कहा। और इन्हीं बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम 2500 साल पीछे जा रहे हैं। 2500 साल? मतलब हम उस महान चीनी दार्शनिक की बात कर रहे हैं जिसने उस समय दुनिया का पहला मॉरल ऑपरेटिंग सिस्टम कोड किया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूशियस की। हम देखेंगे कि उनके विचार आज के समाज के लिए कैसे एक ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। लेकिन उनके विचारों को समझने से पहले उस दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि पुरानी किताबों में दर्ज बातें बहुत शांत और उबाऊ लगती हैं, लेकिन 551 बीसीई का चीन वो कोई शांति की जगह तो बिल्कुल नहीं थी। एकदम नहीं। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 बीसीई में चीन के लू राज्य में हुआ था। लू मतलब LU, और उनका मूल नाम कन्फ्यूशियस नहीं था। अरे सच में? तो मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था कॉन्ग फुजी, जिसका अर्थ होता है मास्टर कॉन्ग। और वो दौर चीन के इतिहास में भयंकर उथल-पुथल का समय था। मतलब एकदम अराजकता वाला माहौल। हाँ, पूरी तरह से। ये वो समय था जब बड़े-बड़े साम्राज्य टूट रहे थे। इसे इतिहास में अक्सर उन सदियों की शुरुआत माना जाता है जहां राजाओं के बीच खूनी संघर्ष आम बात थी। बाप रे। भाई सत्ता के लिए भाई का कत्ल कर रहा था और समाज पूरी तरह से बिखर रहा था। हर तरफ हिंसा और अविश्वास का माहौल था। और उसी खूनी और अराजक माहौल में कॉन्ग फुजी यानी कन्फ्यूशियस का जीवन शुरू होता है। स्रोतों से पता चलता है कि उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हाँ, शुरुआत में उनका परिवार काफी समृद्ध था। लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनका परिवार समृद्धि के शिखर से गिरकर अचानक गहरी गरीबी में फंस गया और एक तरह से अस्तित्व का संकट आ गया उनके सामने। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये कि इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि इसी गरीबी ने उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया? हाँ, एकदम कह सकते हैं। देखिए, जब कोई इंसान महलों में पलता है ना, तो उसे समाज की असली दरारें नजर नहीं आती। सही बात है। लेकिन सड़क पर संघर्ष करते हुए कन्फ्यूशियस ने महसूस किया कि समाज को तलवार या युद्ध से नहीं सुधारा जा सकता। उनका झुकाव इतिहास, संगीत, नैतिकता और पुरानी परंपराओं के अध्ययन की ओर हो गया। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है मुझे। मतलब जब चारों तरफ खून खराबा हो रहा हो, राज्य एक दूसरे पर हमला कर रहे हों, तब कोई इंसान इतिहास और संगीत पढ़कर समाज को कैसे बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है जैसे घर में आग लगी हो और कोई आराम से बैठकर कविताएं पढ़ रहा हो। क्या उन्हें सच में लगता था कि ज्ञान से युद्ध रोके जा सकते हैं? दरअसल उनका मानना था कि युद्ध और भ्रष्टाचार सिर्फ लक्षण है, सिम्टम्स हैं। असली बीमारी कुछ और है। असली बीमारी वो क्या थी? इंसान के चरित्र का पतन। और इस बीमारी का एकमात्र इलाज उनके हिसाब से सिर्फ एक था, शिक्षा। अच्छा, शिक्षा। हाँ, उन्होंने देखा कि जब समाज में सब कुछ बिखर रहा हो तो इंसान को वापस उन जड़ों की तरफ लौटना पड़ता है जिन्होंने कभी लोगों को एक साथ बांध कर रखा था। इसीलिए उन्होंने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया। क्रांतिकारी कदम? मतलब क्या किया उन्होंने ऐसा? उस जमाने में शिक्षा केवल अमीरों, कुलीन वर्ग और राजाओं के बच्चों तक ही सीमित थी। ज्ञान पर पूरी तरह से सत्ता का एकाधिकार था। मतलब आम आदमी के लिए पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद थे? एकदम बंद। लेकिन कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा प्रणाली को हर वर्ग के लिए खोल दिया। उनका साफ मानना था कि अगर एक गरीब किसान का बेटा भी सही शिक्षा और नैतिकता पाले तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, उन्होंने एक झटके में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर दिया, सबको पढ़ने का हक दे दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के हिसाब से। मतलब व्यक्तिगत त्रासदी से टूटकर बिखरने के बजाय गरीबी के उस अनुभव ने उन्हें सबके लिए शिक्षा का विचार दिया। हाँ, उनके शुरुआती संघर्षों ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। वो कोई एसी कमरे में बैठने वाले किताबी दार्शनिक नहीं थे, वो एक बहुत ही व्यवहारिक विचारक बन गए थे। यानी उन्होंने ज्ञान को महलों से निकालकर सड़क पर ला दिया। लेकिन सिर्फ पढ़ाने से तो पूरी व्यवस्था नहीं बदलती ना। अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो उसे अंदर से ठीक करना पड़ता है। और उन्होंने ठीक यही करने की कोशिश की। ज्ञान बांटने के बाद वो राजनीति में उतरे। अच्छा,
तो उन्होंने बाकायदा कोई पद लिया, दारी और नैतिकता वापस लाना। जो कि किसी भी भ्रष्ट सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। एग्जैक्टली जब कोई आदर्शवादी व्यक्ति एक सत्ता के नशे में चूर सिस्टम के अंदर जाकर नियम, कानून और ईमानदारी की बात करता है तो सिस्टम उसे अपना दुश्मन मान लेता है। बिल्कुल मान लेता है। तत्कालीन शासकों को उनके ये विचार बिल्कुल रास नहीं आए होंगे। एकदम नहीं। राजाओं को वो मंत्री पसंद थे जो उनकी चापलूसी करें, उनकी सत्ता बढ़ाएं, न कि वो जो उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। इसे अगर आज के कॉर्पोरेट जगत की भाषा में समझें तो ये वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही ईमानदार और आदर्शवादी कंसल्टेंट को किसी भ्रष्ट कंपनी को नैतिकता सिखाने के लिए लाया जाए। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और फिर वो कंसल्टेंट मैनेजमेंट को ही उनकी गलतियां बताने लगे और फिर मैनेजमेंट तंग आकर उसी कंसल्टेंट को नौकरी से निकाल दे। और कन्फ्यूशियस के साथ ठीक यही हुआ। उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन सत्ता से निकाले जाने के बाद वो खामोश नहीं बैठे। तो फिर उन्होंने क्या किया? लगभग 13 वर्षों तक वो चीन के अलग अलग राज्यों की धूल फांकते रहे। अलग अलग राजाओं के दरबार में जाते, उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने की कोशिश करते। उन्हें उम्मीद रही होगी कि कोई तो शासक होगा जो दूरदर्शी होगा। हाँ, जो अपने राज्य को नैतिकता के आधार पर चलाएगा। लेकिन सच कहूं तो राजनीतिक रूप से वो अपने पूरे जीवन काल में असफल ही रहे। किसी भी राजा ने उनके आदर्शों को पूरी तरह नहीं अपनाया। ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। जरूर रहा होगा। लेकिन जब राजनीतिक दरवाजे बंद हुए तो इतिहास का एक नया दरवाजा खुला। सत्ताधारी राजाओं ने भले ही उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन उनके छात्रों ने उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुना। और यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। स्रोतों को पढ़ते हुए मैंने देखा कि कन्फ्यूशियस ने अपने पूरे जीवन में खुद सीधे तौर पर कोई किताब नहीं लिखी। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज उनके जो भी विचार दुनिया पढ़ती है, वो सब उनके शिष्यों की देन है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। उनके शिष्यों ने उनके संवादों, बहसों और शिक्षाओं को एक जगह संकलित किया, जिसे आज एनालिक्स या चीनी भाषा में लुन्यू कहा जाता है। एनालिक्स। और मैंने 5 क्लासिक्स के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, कन्फ्यूशियस का नाम चीनी परंपरा की नींव माने जाने वाले 5 क्लासिक से भी जोड़ा जाता है। इसमें कौन-कौन सी किताबें आती हैं? इसमें शामिल हैं बुक ऑफ सॉन्ग्स यानी कविताओं का ग्रंथ, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स जिसमें परंपराएं और नियम हैं, बुक ऑफ चेंजेस और स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। मतलब ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये इंसान के भीतर करुणा जगाने और समाज को व्यवस्थित करने का पूरा एक सिलेबस था। बिल्कुल, एक पूरा का पूरा सिलेबस। तो चलिए अब उस फिलॉसफी के अंदर चलते हैं, उस सिलेबस को डिकोड करते हैं जिसने उस वक्त के राजाओं को डरा दिया था। स्रोत मुख्य रूप से कन्फ्यूशियस के दर्शन के 3 निर्माण खंडों की बात करते हैं, मतलब 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, रेन, ली और श्याओ। तो शुरुआत रेन से करते हैं। REN, रेन, ये क्या है? रेन इस पूरे दर्शन की आत्मा है। इसका अर्थ है दया, करुणा या मानवता। कन्फ्यूशियस के अनुसार एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, एम्पैथी रखता है। मतलब एक तरह से दूसरों का दर्द समझना। हाँ, रेन कोई बाहरी कानून नहीं है जो अदालतें हम पर थोपती हैं। ये इंसान के भीतर की वो आवाज है जो उसे बताती है कि दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा इंसान खुद के लिए चाहता है। एक तरह से ये समाज को आपस में जोड़ने वाला अदृश्य गोंद है। एकदम सही कहा आपने, अदृश्य गोंद। मतलब रेन वो आंतरिक भावना है जो मुझे किसी अजनबी का नुकसान करने से रोकती है, क्योंकि मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। बिल्कुल। तो ली उसका बाहरी प्रदर्शन है। मतलब अंदर से आप कैसा महसूस करते हैं वो रेन में, और बाहर समाज में कैसे बर्ताव करते हैं वो ली है। एग्जैक्टली। प्राचीन काल में रेन का मतलब सिर्फ पूजा पाठ के कर्मकांड नहीं था। इसका मतलब था समाज में हर इंसान का एक तय व्यवहार। जैसे कि बड़े से कैसे मिलना है या राजा के सामने कैसे खड़ा होना है। हाँ, व्यापार कैसे करना है, इन सब के कड़े नियम थे। और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान था। जब समाज में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां पता होती हैं, तो टकराव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लॉजिकल है। यानी ली लोगों को एक ऐसा ढांचा देता है जहां बिना किसी संशय के हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर सके। समाज तभी व्यवस्थित रह सकता है। यानी अगर नियम तय हैं तो कोई किसी का अनजाने में अपमान नहीं करेगा, और अनजाने में हुए अपमान से शुरू होने वाले युद्धों को टाला जा सकेगा। आंतरिक करुणा यानी रेन और बाहरी नियम यानी ली, ये दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं।
बहुत सही तरीके से समराइज किया आपने। लेकिन इंसान ये करुणा और नियम सबसे पहले सीखता कहाँ है? इसके जवाब में आता है उनका तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है शियाओ। हाँ, शियाओ, जिसे अंग्रेजी में फिलियल पाइटी कहते हैं, यानी पारिवारिक निष्ठा, माता पिता और बड़ों का सम्मान। कन्फ्यूशियस मानते थे कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे अहम इकाई है। जो परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाज का क्या सम्मान करेगा? बिल्कुल, परिवार ही पहली पाठशाला है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में बहुत अच्छा है, तो क्या वो स्वतः ही समाज का एक अच्छा नागरिक बन जाता है? मेरा मतलब है, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता ही शोषक हों या वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हों, तो क्या तब भी उनका अंधा सम्मान किया जाना चाहिए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या पारिवारिक वफादारी और सामाजिक जिम्मेदारी आपस में टकरा नहीं जाती? अगर कोई इंसान अपने भ्रष्ट परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार है, तो वो समाज का दुश्मन भी तो बन सकता है। ये दर्शन का वह पेच है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। देखिए, कन्फ्यूशियस अंधे आज्ञापालन की वकालत नहीं करते थे। अच्छा, वो अंधे आज्ञापालन के खिलाफ थे। हाँ, उनका मानना था कि अगर माता पिता गलत रास्ते पर हैं, तो संतान का कर्तव्य है कि वो पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ उन्हें सही रास्ता दिखाए। इसे रिस्पेक्टफुल रेमोन्स्ट्रेशन कहा गया है। मतलब पूरे आदर के साथ विरोध करना। बिल्कुल। लेकिन अगर माता पिता बात ना माने, तो भी संतान को उनके प्रति सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही बगावत करनी चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन कन्फ्यूशियस के लिए परिवार का टूटना राज्य के टूटने से ज्यादा खतरनाक था। उनका तर्क था कि इंसान दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारना और सत्ता का सम्मान करना सबसे पहले परिवार रूपी प्रयोगशाला में ही सीखता है। ये बात तो है। अगर इंसान अपने जन्म देने वालों के प्रति ही कृतज्ञ हो जाए, तो राज्य को कभी वफादार नागरिक नहीं मिल सकते। परिवार की एकता ही राज्य की स्थिरता की गारंटी थी उनके लिए। ये नजरिया स्थिरता के लिए तो बहुत मजबूत है। यानी नींव परिवार है और परिवार से ही राज्य बनता है। अब इस नैतिकता को एक व्यक्ति और परिवार से निकालकर राज्य के स्तर पर देखते हैं। चलिए। कन्फ्यूशियस ने सिर्फ आम आदमी के लिए नियम नहीं बनाए थे, उनके पास शासकों के लिए भी बहुत कड़े पैमाने थे, जिसे आइडियल रूलर या मॉरल लीडरशिप कहा गया। और यही वो बात थी जिसे सुनकर उस समय के राजा परेशान हो जाते थे। क्यों? ऐसा क्या कहते थे वो? बचते हैं, उनके अंदर कोई अच्छाई पैदा नहीं होती। ये तो आज की राजनीति पर भी लागू होता है। बिल्कुल। उनका मानना था कि एक शासक को अपनी नैतिकता और अपने चरित्र के उदाहरण से शासन करना चाहिए। उनका एक बहुत मशहूर तर्क है, जैसे हवा के चलने पर घास अपने आप उसी दिशा में झुक जाती है, वैसे ही अगर शासक नैतिक और दयालु है तो प्रजा अपने आप उसका अनुसरण करेगी। मतलब लीडर को खुद एक मिसाल बनना होगा। और शासकों की रातों की नींद उड़ाने वाला उनका एक और विचार था, मेरिटोक्रेसी। ओहो, ये तो सबसे क्रांतिकारी विचार था। योग्यता आधारित समाज। मैं यही सोच रहा था कि 551 BCE का समय, जहां सत्ता खून और खानदान से तय होती थी, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, उस युग में जन्म के बजाय योग्यता की बात करना, यह तो सीधे सीधे सत्ता के स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह रहा होगा। बहुत बड़ा विद्रोह था। जन्म से मिले विशेषाधिकारों को खारिज करके योग्यता को सबसे ऊपर रखना उस समय के समाज के लिए अकल्पनीय था। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। हाँ, और यही विचार आगे चलकर आधुनिक दुनिया की शासन व्यवस्थाओं की नींव बना। आज जो हम सिविल सेवा या प्रतियोगी परीक्षाएं देखते हैं, जहां कोई भी इंसान परीक्षा देकर अफसर बन सकता है। एग्जैक्टली, जहां किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी काबिलियत साबित करके प्रशासन का हिस्सा बन सकता है, उसकी वैचारिक शुरुआत कन्फ्यूशियस की इसी योग्यता आधारित सोच से हुई थी। उन्होंने दिखाया कि खून का रिश्ता इंसान को योग्य नहीं बनाता, शिक्षा और चरित्र उसे योग्य बनाते हैं। शिक्षा, यही वो टूल था जिससे कन्फ्यूशियस इस पूरी व्यवस्था को चलाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए शिक्षा का अर्थ सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना या फैक्ट्स रटना नहीं था। उनके लिए शिक्षा का सीधा अर्थ था चरित्र का निर्माण करना और लगातार खुद को बेहतर बनाना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट कोटेशन है, एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप एंड होप ब्रीड्स पीस। क्या बात है! यानी शिक्षा से इंसान में आत्मविश्वास पैदा होता है, उस आत्मविश्वास से दुनिया में उम्मीद जन्म लेती है और उसी उम्मीद से शांति आती है। बिल्कुल। शिक्षा वो प्रक्रिया है जो एक स्वार्थी जीव को एक सामाजिक और नैतिक इंसान में बदलती है। और इस पूरी नैतिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा और अंतिम निचोड़ एक स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल में दिखाई देता है। ये नियम इतना सरल है कि कोई भी समझ ले, लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी में पालन करना उतना ही मुश्किल है।
वो नियम क्या है? उन्होंने कहा, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए नहीं चाहते। बहुत ही गहरी बात है। और ये नियम किसी कानून की किताब से नहीं आया है, ये फिर से इंसान की उसी आंतरिक चेतना यानी रेन की तरफ लौटता है। सही कहा। ये कोई आदेश नहीं है कि चोरी मत करो क्योंकि जेल हो जाएगी। ये एक समझ है कि चोरी मत करो क्योंकि जब तुम्हारा कुछ छिनता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। ये इंसान के अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे शक्तिशाली कोड है। लेकिन हर दर्शन की तरह कन्फ्यूशियस के इस पूरे सिस्टम की भी अपनी कुछ कमियां हैं और स्रोतों में इसकी आलोचना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हाँ, आलोचना तो हर विचार की होती है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने परंपराओं और नियमों को इतना अधिक महत्व दिया कि इस ढांचे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए कोई खास जगह नहीं बची। ये बात तो है। उनका ये पूरा सिस्टम बहुत रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव माना जाता है, जहां हर इंसान को समाज और परिवार के तय किए गए खांचे में ही फिट होना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी परंपराओं और नियमों का ढांचा एक सेफ्टी नेट की तरह था, जो गिरने से तो बचाता है लेकिन ये भी तय कर देता है कि आप कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। एक सेफ्टी नेट इंसान को बांधता जरूर है। ये बात सच है कि कन्फ्यूशियस का दर्शन व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित नहीं करता, इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ है एक तरह से। हाँ, लेकिन इस आलोचना को पूरी तरह निष्पक्ष होकर समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास को देखना होगा। वो अराजकता वाला दौर। एग्जैक्टली। जब समाज में चारों तरफ युद्ध चल रहे हों, लोग एक दूसरे को मार रहे हों और कोई नियम न बचा हो, तब किसी दार्शनिक की पहली प्राथमिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। उसकी पहली प्राथमिकता होती है स्थिरता, स्टेबिलिटी। समाज को पूरी तरह खत्म होने से बचाना। इसलिए उन्होंने सामाजिक पदानुक्रम और परंपराओं पर इतना जोर दिया। हाँ, अब समझ में आ रहा है। आज के आधुनिक नजरिए से वो हमें भले ही रूढ़िवादी लगें, लेकिन उस अराजक युग में समाज रूपी इमारत को गिरने से बचाने का शायद वही एक तरीका था। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो कन्फ्यूशियस की कहानी और उनका दर्शन हमें ये बताता है कि एक स्थायी और अच्छा समाज सिर्फ डंडे के जोर पर या सख्त कानूनों के डर से नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। सिर्फ जेल की दीवारें ऊंची कर देने से अपराध खत्म नहीं होते। इसके लिए नागरिकों की नैतिकता, सही शिक्षा से चरित्र निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण शासकों के नैतिक उदाहरण की आवश्यकता होती है। वही शुरुआत वाली बात, हार्डवेयर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना कर लें, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नैतिकता सही नहीं होगी, समाज में क्रैश आते रहेंगे। और शायद इसीलिए राजनीतिक रूप से एक असफल व्यक्ति होने के बावजूद कन्फ्यूशियस वैचारिक रूप से सदियों तक अमर हो गए। उनका दर्शन ये साबित करता है कि असली और स्थायी शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और सही शिक्षा में बसती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है, सोचने वाली बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या? कड़े कानूनों की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के इस डिजिटल और ग्लोबल युग में, जहां हर कोई इंटरनेट पर है, हाँ, जहां लोग एक दूसरे को बिना देखे इंटरनेट पर बातचीत करते हैं, अपनी पहचान छुपाकर कुछ भी कर सकते हैं, जब इंसान अदृश्य हो जाता है, क्या वहां केवल नैतिकता के भरोसे व्यवस्था चल सकती है? या इस गुमनाम और आधुनिक दुनिया में इंसान को सही रास्ते पर रखने के लिए नैतिकता से ज्यादा सख्त कानूनों का होना जरूरी हो गया है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन ज्ञान और आज की डिजिटल वास्तविकता को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर किसी नए स्रोत और नए विश्लेषण के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।